हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है मैंने आपको फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, इस पे मैंने ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बराबर करते हैं उस पे मैंने ट्रिक बताया। ट्रिक से क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन आपको मैंने लगा के दिखाया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन थे। आज मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊँगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल से पहले आप जानिए कि हाफ सेल क्या होती है। जैसे आधी जिंदगी या आधा सेल, ये सब क्या होते हैं। तो हाफ सेल कुछ नहीं होते हैं, कोई एक इलेक्ट्रोड लीजिए, चाहे वो एनोड की तरह काम करे चाहे कैथोड की तरह काम करता है, तो उसी को बोलते हैं। तो और देखते हैं हाफ सेल्स। तो बच्चों ये हाफ सेल है। हाफ सेल का मतलब मैंने आपको ये बीकर्स लिए और इसमें जो है जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उसी इलेक्ट्रोड का ही इसमें जो है सॉल्यूशंस में पड़ा होगा, उसी का आयंस होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने बच्चों इसको आपका कापर का इलेक्ट्रोड पढ़ाया, तो जब ये कापर इलेक्ट्रोड रहेगा तो इसमें जो सॉल्यूशंस होगा वो कापर सल्फेट होगा। ठीक है, ये इक्वस कापर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, ये रहा। और आपके जो है मैं पढ़ाया था गैल्वेनिक सेल्स में, तो बताया था कि जिंक जो है नेगेटिव होती है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये रहा। तो अगर आप इसको देखा जाए कि कैसे काम करेगा, तो अगर ये कैथोड कापर है, कैथोड की तरह काम करता है। ये हाफ सेल है यानी आधा सेल होगा, यानी एक ही इलेक्ट्रोड होगा, या तो एनोड या तो कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये कापर है, तो कापर क्या होगा, कापर जो है जिंक से इलेक्ट्रॉन्स आएगा और इस रॉड से होते सॉल्यूशन में आएगा तो इसको रिड्यूस कर देगा। तो आपका ये कापर यानी ये इक्वस होगा और ये इक्वस जो है कापर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कापर है, ठीक है, कापर इक्वस रहेगा। और ये आपको एक हाफ इलेक्ट्रोड दिखाते हैं, इस पे दिखाते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कापर सॉलिड में हो जाएगा। तो इसको नोटेशंस कह सकते हैं, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं नोटेशंस। ये नोटेशंस है। तो ऐसे ही आपको जो है ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल्स अगर इस जैसे एक इलेक्ट्रोड ये है, ऐसे कोई दूसरा इलेक्ट्रोड हो, जैसे मान लो कापर है तो जिंक वाला हो, और इसे कंप्लीट कर दीजिए, मिला दीजिए, यानी साल्टबरी से कर दीजिए तो गैल्वेनिक सेल हो जाएगा, यानी कंप्लीट सेल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सेल क्या होगा, हाफ सेल से सेल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सेल इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होती है विच कंटेन two electrodes which contain two electrodes emerge in same solution या different solution, emerge in same कर सकते हैं या different कर सकते हैं, different solutions which are connected by any conducting mediums, any conducting medium, किसी मीडियम से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं तो वो सेल बन जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय एनी कंडक्टिंग मीडियम्स। ये छूट गया था, ये कापर +2 है क्योंकि इक्वस में होगा, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा होगा, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो 1 मोल रहेगा, ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो करें सेल इज ए डिवाइस विच कंटेन 2 इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन डिफरेंट सॉल्यूशंस विच आर कनेक्टेड बाय एनी कंडक्टिंग मीडियम। तो आओ देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को जो है हम दो तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल्स और एक पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ठीक है। तो अब ये सेल हो गया, तो बीचों बीच में लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल्स, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल में चेंज करेगी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज, ये रिलेशन थी, तो लिखे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अभी आपको मैंने पढ़ाया जो ई से स्टार्ट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करती है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने वाले। तो आप लिख सकते हैं हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होगी, अगर एक पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक पढ़ते हैं आपको गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टेक सेल्स। गैल्वेनिक सेल या इसे बोलते हैं
वोल्टेइक सेल, और इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल्स। कैसे पहचानेंगे? जैसे आपको कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, किससे स्टार्ट होते हैं? ई से। तो याद कैसे रहेंगे? इसका काम क्या होगा आगे आपको पढ़ाएंगे कि ई से स्टार्ट होती है तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, ई भी इलेक्ट्रिक भाई ई से स्टार्ट होती है तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करेगी। इसी को इन्वर्स कर दीजिए, इसी चीज़ का उल्टा, ये ई से स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, इसका उल्टा यानी केमिकल एनर्जी को चेंज करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल क्या होती है? केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों ये दो चीज़ें हो गई। तो और इसका आपका डिटेल है एनसीईआरटी में, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाएंगे तो पहला पेज छोड़ेंगे, जस्ट दूसरे पेज पे आएंगे तो बड़ा सा गैल्वेनिक सेल्स पढ़ा है। तो आपको मैं तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल, ठीक है। तो अभी आपको ये इसका डिटेल आपको पढ़ाएंगे गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल एग्जाम्पल्स। तो इसको मिटा देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आपका गैल्वेनिक सेल्स। और गैल्वेनिक सेल में आपको एग्जाम्पल पढ़ाएंगे डेनियल सेल्स, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल, इसका एग्जाम्पल है आपका डेनियल सेल्स। डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल्स। तो गैल्वेनिक सेल्स या डेनियल सेल इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और जो है अब इसका डिटेल पढ़ाते हैं। तो इसमें बच्चों होता क्या है, इसमें दो अलग अलग जो है इलेक्ट्रोड्स होंगे और उसमें इलेक्ट्रोड में आपको मैं बताता हूँ, तो ये आपका जो है गैल्वेनिक सेल है और इसका एग्जाम्पल वोल्टेइक सेल है। तो इसको बना रहे हैं। इसमें होता क्या है, ये साल्ट ब्रिज है, इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसमें जो है ये जो है इसका सॉल्यूशंस होता है। तो जिस चीज़ का रॉड लेते हैं बच्चों उसी का सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे मान लो हमने इसका जो है आपका ये रॉड लिया जिंक, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा इक्वस जो होगा, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा। किस फॉर्म में होगा? इक्वस। अगर ये आप इलेक्ट्रोड कॉपर लेते हैं तो जिसका सॉल्यूशंस होगा वो कॉपर सल्फेट इक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में होगा, ये रहा। और ये आपकी साल्ट ब्रिज है और इसको जो है किसी सेल से आप इसको जोड़ दीजिए। तो अगर आप सेल से जोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर आप सेल से जोड़ देते हैं और इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा दीजिए आप, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, ये। तो इसमें होगा क्या कि इस जो आपके ये ये हैं जो आपके साल्ट ब्रिज हैं, ये काम क्या है, ये मीडियम को कनेक्ट करते हैं, तो इसका काम होगा, साल्ट ब्रिज है ये, तो ये कंडक्टिंग प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक, और इसके अंदर जो होती है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये इसमें साल्ट पड़े होते हैं। और इसी के अंदर जो होती है इसको स्मूथ करने के लिए एगार एगार जो होती है जिलेटिन होती है, जिलेटिन्स, और साथ में या फिर एगार एगार एल्गी होती है,
ठीक है, एगार एगार लगी होती है जो इसको स्मूथली प्रोवाइड करती है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होता क्या है कि अभी आपको इसका पूरा डिटेल बताते हैं। ये नेगेटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, टर्मिनल होते हैं। और इसमें जो है अगर यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन होते हैं तो ये जिंक आयन होंगे, तो इसमें अगर यहाँ से जिंक आयन इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर आता है। ये आयन का भी कंडक्ट कराते हैं। अगर यहाँ से कॉपर आयन इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके नाइट्रेट या सल्फेट आयन्स बाहर आएंगे। ठीक, ये हो सकता है। सल्फेट कह सकते हैं कि अगर नाइट्रेट है, सल्फेट भी इसके अंदर जा सकता है। ठीक, अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे पोटेशियम इसके अंदर आता है या इसके अंदर पोटेशियम आता है तो यहाँ से जो है सल्फेट को भी अंदर भेज सकते हैं। सल्फेट यहाँ से जा सकता है, ये कह लीजिए। और इसके अंदर जो है आपका कॉपर +2 इक्वस के फॉर्म में होता है, कॉपर +2 इक्वस के फॉर्म में होता है, सल्फेट -2 इक्वस के फॉर्म में, सल्फेट -2 इक्वस के फॉर्म में। यहाँ भी जिंक +2 इक्वस के फॉर्म में, सल्फेट इक्वस के फॉर्म में, सल्फेट इक्वस के फॉर्म में ये होते हैं। अब ये होता क्या है इसमें, ये साल्ट ब्रिज है, तो आपको पढ़ाया था कि यहाँ से होगा क्या, जब यहाँ से ये जिंक जो है, जब जिंक और ये लेफ़्ट साइड में है, एनोड की तरह काम करेगी, तो ये जिंक रॉड है एक तरह का एनोड, तो इसका एनोड जो होता है निगेटिव टर्मिनल होता है, और जो कॉपर है ये कैथोड की तरह काम करती है, कैथोड की तरह। अब होता क्या है इसमें, यहाँ से क्या होगा, जब ये जिंक रॉड यहाँ से टूटेगी, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ से फिर फ्लो करेगा आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगी। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो करंट इसके अपोजिट में चलते हैं, करंट का अपोजिट इलेक्ट्रॉन का ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा और इस कॉपर को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ से कॉपर रिड्यूस होकर यहाँ पे डिपॉजिट होगी और यहाँ से जिंक टूट के सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा इसके चीज़ें। अब अगर आपको देखा जाए कि ये गैल्वेनिक सेल्स है आपका, ठीक, ये आपका जो है गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल के बारे में आप जान लीजिए। इसका एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो पहला चीज़ आप क्या कहेंगे, ये आपका बायां हाथ है, तो इसे आप क्या कहेंगे एनोड जो है किधर है, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में आपका एनोड है, ये आपका लेफ़्ट है, तो कहेंगे लेफ़्ट में क्या है आपका एनोड है। अगर लेफ़्ट एनोड है तो इसका टर्मिनल कैसा होगा, तो कहेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो एनोड इसका नेगेटिव होता है। इस साइड में हमारे हाथ का ये राइट है, तो कहीं ये राइट साइड है, जैसे भाई हम बोर्ड है तो मेरा ये लेफ़्ट है, ये मेरा राइट है, तो ये मेरा राइट साइड से है, तो ये राइट हो गया। तो राइट में क्या है, कैथोड है, और कैथोड टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का अगर आप फ्लो देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रही है, एनोड टू कैथोड्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये एनोड टू कैथोड्स, तो कहेंगे एनोड या नेगेटिव से कह सकते हैं, एनोड या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड टू कैथोड्स। एनोड टू कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं ये। तो आपका करंट का फ्लो क्या हो जाएगी, करंट फ्लो कर रही है कहाँ से, कैथोड टू एनोड, तो कहेंगे करंट फ्लो। करंट फ्लो कहाँ से जा रही है, कैथोड से। कौन सी टर्मिनल कह सकते हैं, पॉजिटिव, कैथोड टू एनोड्स। इसका मतलब कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो बच्चों ये रहा, ये आपकी सिंपल तरीके से है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका साल्ट ब्रिज है, और साल्ट ब्रिज का काम है, इसका भी बता देंगे, इसका काम होते हैं इसके कैटायन एनायन को जो है स्मूथली एक्सचेंज करती है, यानी जो है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है। तो कह सकते हैं साल्ट ब्रिज का काम है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक। ये है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या होगा, जब इसमें आप करंट फ्लो होती है तो आपका ये सिंपल तरीका है कि आप जब ऐसा काम होता होगा तो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, तो कहेंगे एनोड्स के जो रॉड हैं डिज़ोल्व हो रहे होंगे कहाँ पे,
इसके यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा कापर को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होती है, और ये कहानी चलती रहती है स्पॉन्टेनिटी यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बात और बताता हूँ। दोनों चीज़ आपने क्लियर कर दिया। और ये कहानी होती है जब आप एक्सटर्नल वायर लगाते हैं तो इस एक्सटर्नल वायर में करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होती है। अब इसको मैं मिटा के मैं इसके नीचे लिखता हूँ कि जो चीज़ें आपका कैथोड की तरह काम कर रही थी, जैसे ये, अगर ये एनोड की तरह काम कर रही है तो एनोड क्या है, ये है जिंक। तो कहेंगे कि जो है ये एनोड है आपका, किसका बना हुआ है आपका, एनोड जिंक का बना है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशंस होगा तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो कहेंगे ऑन ऑक्सीडेशंस एट एनोड्स का जिंक इलेक्ट्रोड dissolve in solutions। अगर जिंक जो है टूट के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी तो आप क्या कहेंगे कि जो है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोड्स बिकम, क्या हो जाएगी, थिन। आपकी इलेक्ट्रोड पतली हो जाएगी। यहाँ पे कहेंगे कि अगर आपका काम ये एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो ये कैथोड्स हैं। कैथोड कौन है, कापर है। अगर ये कैथोड आपकी कापर है, अगर कैसे बनी कापर, तो कापर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे ऑन रिडक्शंस एट कैथोड कापर डिपॉजिट एट कापर इलेक्ट्रोड्स, और कहेंगे सॉल्यूशंस बिकम, कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीजेज। यानी जब कापर जो है यहाँ से उठ के यहाँ जब डिपॉजिट हो गई, मान लो यहाँ डिपॉजिट होती रहेगी तो इसमें क्या होगा, कापर की मात्रा कम हो जाएगी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और यहाँ से टूट के अगर जिंक रॉड इसके अंदर आ रही है, जिंक पॉजिटिव इसके अंदर आ रहा है तो ये पतली हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में ये होता है। अब यहाँ पे जो है एनोड है तो ऑक्सीडेशंस होगा और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शंस होगा। तो बच्चों आपको बताते हैं ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस कहाँ होंगे। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हुआ होगा कि आपका जो ये जिंक है, जिंक का रॉड जो है, जब ये ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो कैसे हुआ होगा, तो ये होगा आपका जिंक है सॉलिड के फॉर्म में रहा होगा और यहाँ से जो है जिंक +2 में गया होगा इक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस कहाँ हो रहा है, एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशंस हुआ है तो ये कहेंगे ऑक्सीडेशंस हुआ है। ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका है कापर, यहाँ पे आपका है कापर। तो ये क्या होगा, कापर ने +2 के फॉर्म में है, इक्वस के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कापर सॉलिड में चेंज हो गया। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शंस। तो ये रिडक्शंस होता है। कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये बता देता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। तो ये रहा बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशंस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जिंक जो है इलेक्ट्रोड है तो इसका रिप्रेजेंटेशंस तो कैसे दिखाएंगे और कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा, जैसे जिंक है तो ये रहा जिंक। तो जिंक किस में है, +2 में, सॉरी जिंक किस में है, सॉलिड के फॉर्म में है।
तो जो जिंक सॉलिड के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, और ये रहा इसका एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव दिखाएंगे। और जिंक किस में गया है, इक्वस के फॉर्म में, यानी +2 के फॉर्म में गया है, ये रहा, इसको दिखाएंगे। तो ये रहा कापर +2 है, किस फॉर्म में है, इक्वस का। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ लिखा होता है, क्योंकि ये सोल्यूशन जो ली जाती है ये कॉपर सल्फेट 1 मोलर कंसनट्रेशन से, और इस पे कितना है, ये भी जो है आपका जिंक सल्फेट भी है, ये कितने में है, ये 1 मोलर कंसनट्रेशन से। अगर 1 मोलर कंसनट्रेशन है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1m, इक्वस के बजाय 1m लिख सकते हो। यहाँ कापर इक्वस है तो वहाँ भी 1m, इक्वस का मतलब है ये आयन के फॉर्म में टूटा है, तो यहाँ चाहे इक्वस लिखा होगा चाहे वहाँ पे 1m लिखा होगा। यहाँ पे कितना लिखा होगा, 1m ऐसे करके। और इसको जब देखोगे तो ये किस में जाएगा, कापर +2 से। इसका ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड किसका, ये है, इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव, किस में गया होगा, कापर सॉलिड के अंदर, ये रहा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इन दोनों को दिखाया जाए कंप्लीट सेल, यानी इसका जो EMF हुआ था कंप्लीट सेल्स, तो कहेंगे कंप्लीट सेल और कंप्लीट रिप्रेजेंटेशंस। तो ये हुआ कैसे हुआ होगा, ये रहा, देखो बच्चों, ये रहा जिंक, तो जिंक किस में रहा, सॉलिड के फॉर्म में। ये रहा आपका कापर किस फॉर्म में रहा, +2, इक्वस के फॉर्म में, चाहे यहाँ 1 मोलर लिखा हो चाहे इक्वस लिखा हो, दोनों लिख सकते हैं, 1m हो या ये। इससे हुआ क्या होगा, इससे जो है आपका जो बना होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो जिंक किस में गई होगी, जिंक +2 में, यानी इक्वस के फॉर्म में, और कापर किस में गया होगा, कापर जो है सॉलिड के फॉर्म में, ये रहा। तो ये अगर ऐसा होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन यानी कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट में होंगे तो इसको हमने बताया था, इससे EMF डेवलप होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है कितना होती है, 1.10 वोल्ट स्टैंडर्ड होती है। इसे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना है साल्ट ब्रिज के साथ, तो साल्ट ब्रिज को ले लो। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। ये रहा जिंक, जिंक किस फॉर्म में है आपका, सॉलिड के फॉर्म में। इसको किस में ले जाएंगे, इसको आप ले जाएंगे जिंक +2 में, किस फॉर्म में है, इक्वस के फॉर्म में। यहाँ दो ऐसे डंडा मतलब साल्ट ब्रिज, इसको ऐसे दिखाया जाता है। और ये रहा कापर किस में है, +2, यानी इक्वस के फॉर्म में है, AQ में, और ये कापर किस में गया होगा, सॉलिड में। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन से, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे इक्वस और जो इक्वस लिखा होता है, यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन लिखा होगा, यहाँ C1 C2 लिखा होगा, यहाँ यहाँ 1m और 1m लिखा होगा, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। इसी चीज़ें आगे जब आपको नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे तब इसको आप हम बताएंगे कि इसका काम क्या है, कैसे करेंगे। तो ये रहा चीज़ें आपकी, इसमें काम क्या होता है तो ये बताएंगे। ये सेल होती है, जब ये सेल कंप्लीट हो जाती है तो इससे स्टैंडर्ड वैल्यू 1.10 गैल्वेनिक सेल की इसका EMF है। अब बात यह है साल्ट ब्रिज की। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है, पहला काम कैटायन एनायन को आने जाने देगी। तो जब कैटायन एनायन आएगा तो ये जब कैटायन एनायन बराबर रहेंगे तो इसका मतलब क्या करेगी, यानी न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, तो न्यूट्रलाइज कर देगी और साथ में पैसेज प्रोवाइड करती है। अगर इस साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो ये इनकम्प्लीट रहेगा, यानी ये कंप्लीट नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये गैल्वेनिक सेल कंप्लीट नहीं है। ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों का अलग अलग जो है बीकर बनाने से दोनों एक ही में रख दो, चैम्बर बांट दो, तब भी वही काम करेगी। तो ये सवाल है कि क्या साल्ट ब्रिज को हटाएंगे तो सेल कनेक्ट रहेगी, नहीं भाई, कनेक्ट ही नहीं रहेगी, इसमें आयन का चलने नहीं रहेगा। जब आयन चलेंगे तब करंट चलेगी, ये आप जानते ही हैं। तो जब इसमें से एनायन कैटायन जाते रहते हैं तो करंट का फ्लो पर मेंटेन रहेगी। तो साल्ट ब्रिज का काम है कैटायन एनायन को जाने आने देना, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, पैसेज प्रोवाइड करना, स्मूथली आते जाते रहें, कोई दिक्कत ना रहे, ये उनकी काम है। इसको हटा देंगे सेल इनकम्प्लीट रहेगी, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगी। ये साल्ट ब्रिज का काम है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आपको NCERT में जो है आप जब जाएंगे बुक पे तो इनके डायग्राम दिए हैं। तो देखो एक लाइन तो ये लिखा होगा कि इसका काम क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होते हैं, और इस काम करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होती है। तो यानी गैल्वेनिक सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेना। पहला चीज़ इसमें जो प्रोसेस होती है, पहली चेंजिंग ये होगी कि एनोड और कैथोड पे चेंजिंग होती है, यानी एनआर टूट के इसमें आएगा और कैथोड इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा काम, जब इसका ऑक्सीडेशन और इसका
इसका रिडक्शंस होंगे तो ये सेकंड चेंज होगी, इससे रिडॉक्स कंप्लीट रिएक्शन, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है? इसका काम है जिंक +2 से जिंक में जाना, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर +2 से कॉपर जिनो में जाना, इसका रिडक्शंस होता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस है, और रिडॉक्स रिएक्शन होती है, केमिकल चेंजिंग होती है, तो इसमें ईएमएफ डेवलप होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू है 1.10 वोल्ट होती है। अब सवाल ये है, एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये पता होगा कि इसका जो है ईएमएफ है ये है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट डायग्राम बना हुआ है कि अगर हम इसमें से बाहर से, अगर हम सेल बाहर से ईएमएफ लगा देते हैं, एनसीईआरटी किताब लीजिए, डायग्राम है बेटा मेरे पास, ये डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये है। इन्होंने क्या कर दिया, 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस क्या कि अगर हम बाहर से ईएमएफ लगाते हैं तब क्या होगा, ये रहा एनसीईआरटी डायग्राम। हम इसको मिटाते हैं, हम इस डायग्राम को दोबारा नहीं बनाएंगे, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हम हटा दिए, ये हमारा गैल्वेनिक सेल था, इसको हमने बनाया था। अब एनसीईआरटी में इन्होंने कह दिया कि पहला पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट, कि धीरे धीरे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो केस नंबर फर्स्ट केस में क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक हमने बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लिया, बाहर पोटेंशियल की वैल्यू जो हमने मेंटेन निकाला है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड की वैल्यू 1.10 से कम है, तब क्या होगा। तब ये सेल उन्होंने बनाया, इसको मैं जोड़ देता हूं, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना है। इस डायग्राम के बच्चों आप देख लेते हो, और इसको देख के ठीक है। ये रहा, और यहाँ से इन्होंने उठाया, एक तार उठाया और इस तार को इस पे ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने फ्लो कराया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अपोजिट में यहाँ से फ्लो हो रही है करंट, यानी आई फ्लो हो रही है, और बाकी सब कुछ वही है। ये है इलेक्ट्रॉन्स और ये है करंट। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसमें करंट यहाँ से निकलेगी, ये होते हो जा रही है, यानी जो हमने बनाया था वही सब कुछ है, हमने कुछ बदलाव नहीं किया है बेटा। तो कुछ जब बदलाव नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेल की अपनी दम, अपनी क्षमता, अपनी एनर्जी, जैसे मान लो एक फिल्म आई थी गुंडे, तो उसमें दोनों हीरो एक दूसरे को पटक रहे हैं, तो एक कंडीशन ये हो जाएगी। एक कंडीशन ये है कि 2 लोग हैं, एक बहुत बड़ा तोप है, उठा के पटक रहा है, और एक की वैल्यू कम है, तो वही कंडीशन ये है, जो अंदर से दम रहेगी वही तो पटकेगा। तो अभी क्या है, आपने एक्सटर्नल सेल लगा दिया जिसकी पोटेंशियल 1.1 से कम है, यानी जो ये सेल की पोटेंशियल है ये ज़्यादा है, तो कहानी क्या करेगी, गैल्वेनिक सेल वाला। तो जो प्रोसेस हमने अभी बताया इस कंडीशंस में यही रहेगा, जो प्रोसेस हो रही थी यही। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो क्या रहेगी, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे कंडीशंस में क्या कहेंगे, जब आपका एक्सटर्नल की वैल्यू कम हो इसके खुद के पोटेंशियल से, तब क्या होगा, तो यही काम होगी। क्या काम होगा, यानी जो है ये जिंक, यही होगी सेम कंडीशंस। क्या कहेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, कहाँ कहेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करेगी, इलेक्ट्रॉन करेगी एनोड टू कैथोड्स, फ्लो एनोड टू कैथोड्स, पहला कंडीशंस। इसी में दूसरा पॉइंट रहेगी, करंट कहाँ से फ्लो करेगी, जो मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल बना के वही कंडीशन से, तो कहेंगे करंट फ्लो करेंगे, तो कहेंगे करंट फ्लो करेगी, कहाँ से फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी कैथोड टू एनोड्स, सोच लो बच्चों, कैथोड टू एनोड फ्लो कर रही है। क्या कंडीशन होगा, आप यहाँ कहेंगे कॉपर डिजॉल्व होगी, और जो है जिंक डिजॉल्व होगी और कॉपर डिपॉजिट होगी। तो कहेंगे एनसीईआरटी में सेम पॉइंट में लिखा होगा कि कह रहे हैं कि जिंक डिजॉल्व एट एनोड्स, ये जो लाइन लिखा हुआ है बता देता हूँ। तो यहाँ क्या रहेगी, ये पॉइंट में मिटा देता हूँ, जिंक डिजॉल्व जो है ये लाइन आप बोल जोड़ सकते हैं, यही कहानी। तो इस कंडीशन में होगी जिंक डिजॉल्व एट एनोड्स, ठीक है। और क्या कहेंगे, कॉपर डिपॉजिट एट, कहाँ पे होगी, एट कॉपर इलेक्ट्रोड्स,
कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक डिजॉल्व एट एनोड्स, या कह सकते हैं सॉल्यूशंस इन इक्वल सॉल्यूशन, यानी टूट टूट के जिंक इसके अंदर आ जाएगी और कॉपर जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगी। ये सेम कंडीशन मैंने पढ़ाया था, ये सेम कंडीशंस वही रहेगा जो आपको बताया हूँ। एक कंडीशंस और हो सकती है, जो मैंने गैल्वेनिक सेल आपको बनाया है वही गैल्वेनिक सेल सेम रहेगा जब एक्सटर्नल की वैल्यू इसके पोटेंशियल से कम हो जाए। अगला कंडीशन बच्चों कि अगर केस नंबर 2 एनसीईआरटी में है, केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 में क्या हो जाए, जो इसकी पोटेंशियल है और एक्सटर्नल की पोटेंशियल की वैल्यू बराबर है, नहीं एक्सटर्नल बराबर कितना 1.10 के वोल्ट से, यानी जितना चीज जो हम बाहर से लगा रहे हैं और वही अंदर से दोनों बराबर है, तब ऐसे कंडीशन में कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होगी, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, नो केमिकल चेंजिंग। तो एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम देखिए बच्चों, तो दूसरे डायग्राम में लिखा हुआ है कि जब बराबर होती है तो नो फ्लो ऑफ करंट आर इलेक्ट्रॉन्स, नो केमिकल रिएक्शंस। तो कहेंगे नो फ्लो, ऐसे केस में कहेंगे नो फ्लो, क्या चीज, फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में ना तो करंट फ्लो होगी ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी, और कह सकते हैं नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होगी, नो केमिकल चेंजिंग या नो केमिकल, एनसीईआरटी में देख सकते हैं नो केमिकल रिएक्शन से लिखा है या नो केमिकल चेंज। आपका एनसीईआरटी वर्ड लिखना है तो कह सकते हैं नो केमिकल रिएक्शंस। ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी चीज़ें हैं। ये रहा एक कंडीशंस और हो जाए, ये कंडीशंस नंबर है जब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाए। एक कंडीशंस और हो जाए केस नंबर 3 में कि एक्सटर्नल की वैल्यू ज़्यादा हो जाए इसके खुद के पोटेंशियल से, यानी एक्सटर्नल की वैल्यू अब ज़्यादा हो गई 1.10 से, तो ये बच्चा पूरी कहानी पलट जाएगी। एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा, पूरा चीज़ बदल जाएगी। अब क्या बदल जाएगा, ये एक तरह बिहेवियर करेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। कैसा बिहेवियर करेगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये बिहेवियर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अभी यहाँ पे जिंक जो है एनसीईआरटी डायग्राम में देखिएगा, जिंक बदल जाएगी, जिंक नेगेटिव थी तो जिंक क्या हो जाएगी अब, तो कहेंगे जिंक पॉजिटिव हो जाएगी, जिंक पॉजिटिव हो गई। ये एनोड था, कैसा काम करेगी अब, कैथोड की तरह, कैथोड की तरह। ये आपका पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा अब नेगेटिव, और यहाँ पे जो है आपका कॉपर है, कैसा काम कर रही थी, कैथोड की तरह, तो अब कैसा हो जाएगी, एनोड की तरह। ये हो जाएगा एनोड की तरह, एनोड की तरह पलट जाएगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब नहीं होगा, यहाँ से किसकी फ्लो हो जाएगी, अब करंट की फ्लो हो जाएगी। यहाँ से करंट फ्लो करेगी, ये आपकी आई फ्लो यहाँ से करेगी, यानी करंट आपकी आई यहाँ से फ्लो करना चलेगी। अब इधर से क्या फ्लो करेगा, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पलट जाएगी, और ये करंट का फ्लो हो जाएगा। ये रहा, तो अब क्या होगा, तो आप पलट जाएगी। अब जो है आपका लेफ्ट पे क्या था, तो कहेंगे लेफ्ट पे आपका था जिंक इलेक्ट्रोड्स। कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। तो लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड है, तो कैसा काम करेगी, कैथोड की तरह। जिंक इलेक्ट्रोड करेगी कैथोड की तरह। अगर ये कैथोड करेगी तो इसका टर्मिनल क्या होगा, अब इसका टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। राइट पे क्या रहेगी आपका, राइट पे आपका रहेगा कॉपर इलेक्ट्रोड्स, और कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा काम करेगा, एनोड की तरह, और ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, निगेटिव। आप कहेंगे करंट की फ्लो क्या होगी, तो कहेंगे करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी कहाँ से, जिंक इलेक्ट्रोड्स। ये जिंक इलेक्ट्रोड कहा, और जिंक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, कैथोड से कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स, और कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा होगा, एनोड कहेंगे। तो इसका उल्टा, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से, फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड्स टू किधर, जिंक इलेक्ट्रोड्स। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है गैल्वेनिक सेल का उल्टा हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा हो गई, अब क्या होगा, यहाँ पे जो है जिंक जाके इस पे डिपॉजिट होगा, तो कहेंगे इस केस में
इस केस में जो आपको लिखा हुआ है यहाँ कहेंगे जिंक डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड्स, जिंक डिपॉजिट होगी यहाँ पे, जिंक डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड्स, यानी जिंक रॉड पे डिपॉजिट होगी एट इलेक्ट्रोड्स। कौन से इलेक्ट्रोड? जिंक इलेक्ट्रोड्स पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे जिंक डिपॉजिट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप कहेंगे कॉपर डिजॉल्व होगी, ठीक है, कॉपर यहाँ पे डिजॉल्व होगी, कॉपर डिजॉल्व एट कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यानी कॉपर क्या होगी? टूट टूट के सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। अगर टूट टूट के सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे क्या कहेंगे? सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये बच्चों आपका जो है चल रहा एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाने पे क्या होगा, पूरी बातें बता दी। अगर एक्सटर्नल की वैल्यू कम है गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल से तो जैसे गैल्वेनिक सेल है वैसे काम करेगी। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल की तो इसका मतलब है कोई चेंजिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल की वैल्यू अगर गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाती है तो ये सेल पलट जाएगी, पूरा चीज़ रिवर्स हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल का पूरा रिवर्स हो जाएगा। यानी जिंक वहाँ पे एनोड की तरह काम कर रही है, जिंक यहाँ कैथोड करेगी, टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ पे जो है जिंक जो है वहाँ कॉपर पॉजिटिव थी तो अब निगेटिव हो जाएगी और एनोड की तरह काम करेगी, और इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे जिंक से जाके यहाँ पे जिंक जो है यहाँ पे जाके जिंक डिपॉजिट होने लगेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, और यहाँ से क्या होगा? जिंक ये कॉपर की राड टूट टूट के किसके अंदर आएगी? कॉपर सॉल्यूशंस के अंदर आने लगेगी। ये चीज़ें हैं। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका गैल्वेनिक सेल कंप्लीट। तो आते बच्चों एक टॉपिक रह गया है गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स एनर्जी कहते हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ सेल, ऐसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये होता क्या है? जो आपको गैल्वेनिक सेल बनाते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से आप काम कर लीजिए, तो उसी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो कह रहे हैं द वर्क डन बाय ए रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल्स, द वर्क डन बाय ए रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल, ठीक है, सेल इज इक्वल टू decrease its free energy, is equal to decrease its free energy। ये रहा, ये तो W इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा W इक्वल टू या डेल्टा G इक्वल टू, ऐसे कर लो डेल्टा G इक्वल टू यानी गिब्स एनर्जी बराबर माइनस NEF, या कह सकते हैं माइनस F NEF कहते हैं, F NE कर दो। अगर एक गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड में कहेंगे, या गिब्स एनर्जी किसी और ये बराबर हो जाती है W के वर्क के, ये तो ये आप कह सकते हैं W नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, या ये बात की बात है, जब अप्लाई कराएंगे तो बताएंगे। अब आती है चीज़ें कि जो है आप अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं ऐसे देख रहे हैं बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में तो कहेंगे माइनस FE, ये कह सकते हैं किसी सेल की, तो ये लग यूज कर सके। स्टैंडर्ड में तो नॉट होगी, ये बिना स्टैंडर्ड की ना रहा। एक फार्मूला इसका और होता है, ये होता है डेल्टा G, अगर नॉट में देखेंगे तो नॉट में कहेंगे, या डेल्टा G इक्वल टू कहेंगे माइनस 2.303 RT log K या log Q। ये आपको थर्मोडाइनमिक्स से मिलेगी, और कहाँ से होगी? नेक्स्ट इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तब आप उससे पूरी होगी। इस पर सवाल काफ़ी आता है बच्चों, इस पर सवाल आता है, ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आया था थर्मोडाइनमिक्स में, 2020 में सवाल आया था, ठीक है। तो अगला जो है गिब्स एनर्जी का अप्लाई बताएंगे, और अगले टॉपिक में बच्चों आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट इक्वेशंस यानी EMF ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा नेक्स्ट लेक्चर में।